ठीक है। तो थर्ड पॉइंट अब आप नोट करेंगे, कुषाणों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया। कुषाणों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है। थर्ड का सब पॉइंट, यह रेशम मार्ग कुषाणों का बड़ा आय स्रोत था और वे इस मार्ग पर व्यापारियों से उगाई हुई चुंगी की बदौलत ही विशाल और समृद्ध साम्राज्य कायम कर सके। थर्ड का सब पॉइंट यही है कि यह मार्ग कुषाणों का बड़ा आय स्रोत था और वे इस मार्ग पर व्यापारियों से उगाई हुई चुंगी की बदौलत ही विशाल और समृद्ध साम्राज्य कायम कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट नोट करेंगे आप, भारत में बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का चलाने वाले प्रथम शासक कुषाण ही थे। चौथा पॉइंट यही है कि भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाने वाले शासक कुषाण ही थे, प्रथम शासक कुषाण ही थे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथी हेडिंग जो है यह राज व्यवस्था, यानी कि हमारे भारत की राज व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा मिडिल ईस्ट से आने वाले लोगों से। तो अगली हेडिंग आपकी यही है, चौथी, राज व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए कुषाण राजाओं ने यहां पर जो है अपने भारत में महाराजाधिराज की उपाधि जो है वो धारण की है। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने का मतलब ये था कि हमारे देश में अनेक छोटे छोटे राज्य रहे होंगे जिनपे छोटे छोटे राजा रहे थे और उनसे ये कुषाण लोग जो थे वो कर वसूलते थे, तभी तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करेंगे, यानी कि महाराजाओं का महाराजा। कहने का मतलब महाराजाधिराज का मतलब क्या होता है कि महाराजाओं का भी महाराजा। ठीक है, राजाओं का महाराजा महाराजाधिराज बोला जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है आपका कि कुषाण राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है वे अनेकानेक छोटे छोटे राजाओं के राजा थे और उनसे कर पाते थे। इस तरह से लिख लेना कि जिसका अर्थ है वे अनेकानेक छोटे छोटे राजाओं से कर पाते थे। ठीक है, इस तरह से लिख लेना। पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुषाण राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है कि वे अनेकानेक छोटे छोटे राजाओं से कर पाते थे। अब देखिए एक बात और देखने को मिलती है यहां पर, जो ये शक और कुषाण शासक थे, इन्होंने अपने आप को देवताओं का अवतार माना। ठीक है, जबकि अशोक ने अपना देवों का प्रिय, यानी देवान प्रिय पेदिस बोला है अपने को अशोक ने। वहीं कुषाणों ने अपने को देवताओं का अवतार, किसी ने देवताओं का पुत्र माना अपने आप को। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट अब आप यहां पे नोट करेंगे। सेकंड पॉइंट, अशोक देवों का प्रिय कहा जाता था पर कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। अशोक देवों का प्रिय कहा जाता था पर कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। सेकंड का ही सब पॉइंट, यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली जो अपने राजा को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली जो अपने राजा को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। देखिए इसी टाइम पे हमारे यहाँ के एक संस्कृत की ग्रंथ है मनुस्मृति, जिसका संविधान पहले चलता था, हमारे संविधान से पहले। तो इन्होंने भी, मनुस्मृति ने भी ये बोला है कि राजा चाहे कैसा भी हो, चाहे वो राजा बालक ही क्यों ना हो, हमें उसका आदर करना चाहिए और उसे पूरा मानव रूप धारण करने का, वो जो है गद्दी पे बैठने वाला, चाहे वो बालक भी है जो राजा भी है, वो गद्दी पे बैठने वाला अगर है तो वो देवताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो मानव के रूप में शासन करने वाला देवता होता है। ये ऐसा मनुस्मृति ने लिखा है। ठीक है, जबकि ये बात बिल्कुल असत्य है, यानी कि बिल्कुल असत्य है। यानी किसी की योग्यताओं, किसी की जो है योग्यता ही नहीं है, किसी में निर्योग व्यक्ति है, अगर उसे राजा बना दिया जाए और हम इसी भावना में रहें कि भाई ये तो देवता का अवतार है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, यकीन मानिए राज्य पतन की ओर चला जाएगा, पतन की ओर उन्मुख हो जाएगा। चाणक्य की नीति यही कहती है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वाकई में राज्य पतन की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक जनरल अवेयरनेस के तौर पर बताया था मनु के बारे में, लिखना नहीं है ये, बस आपको पता होना चाहिए किसने क्या बोला, क्योंकि ये सुनी वही बातें जो हैं वही मेंस में जब लिख देते हैं आप अलग से, तो ये थोड़ा अट्रैक्शन क्रिएट करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने कितने पॉइंट डाल लिए, यहां दूसरे का सब पॉइंट तक लिख लिया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहां पर कुषाणों ने जो है, थर्ड पॉइंट आपका जो है, कुषाणों ने एक छत्र प्रणाली भी चलाई। छत्र प्रणाली यानी छत्र का मतलब क्या होता था कि साम्राज्य को अनेक छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाता था। ठीक है, जैसे भारत है, भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य हैं, अभी वर्तमान में 28 स्टेट हो गए हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं भारत में, तो यानी छोटे छोटे छत्र बोले जाते थे उस समय ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका यही है, एक कुषाणों ने छत्र प्रणाली भी चलाई। ब्रैकेट में क्या लिख लेना, साम्राज्य अनेक क्षत्रपियों में बांटकर, साम्राज्य अनेक क्षत्रियों में बांट दिया गया और प्रत्येक क्षत्रपी एक एक क्षत्रप के शासन में छोड़ दिया गया। ठीक है, यहां से, ठीक है, ये आपने थर्ड के ब्रैकेट में लिख लिया, या थर्ड के सब पॉइंट में करके लिख लेना आप इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस काल में एक बड़ी अजीब रिवाज और मिलती है, यहां पर रिवाज इस काल में ये और मिलती है, ये शक और कुषाण काल में, कि हम आनुवांशिक रूप से दो व्यक्तियों को एक साथ राजा पाते हैं। आनुवांशिक रूप से यानी वंश के, एक ही वंश के दो राजाओं का शासन पैरेलल में रहा है। ठीक है, यानी पिता पुत्र का भी शासन संयुक्त रूप से हम यहाँ पे करते पाते हैं इस काल में। ये सबसे बड़ी यहाँ पे अलग निकल के आई ये बात। तो चौथा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, हम पिता और पुत्र, हम इस काल में, ऐसे लिख लेना, हम इस काल में पिता और पुत्र दोनों को एक ही समय संयुक्त रूप से शासन करते पाते हैं। हम इस काल में पिता और पुत्र दोनों को एक ही समय संयुक्त रूप से शासन करते पाते हैं। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, देखिए यूनानी शासकों ने क्या किया। यूनानी शासकों ने सेनानी शासन के लिए सेनानियों, जो सेनानी है, इनकी नियुक्ति की और इन्हें यूनानी भाषा में स्ट्रेटेगोस कहलाते थे ये लोग। स्ट्रेटेगोस यानी स्ट्रेटेगोस है, यानी स्ट्रेटेगोस नहीं है, स्ट्रेटेगोस है, स्ट्रेटेगोस है। ठीक है, ये इस तरह का वर्ड है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, यूनानी या यूनानियों ने सेनानी शासन के लिए या इस तरह से लिख लीजिए आप, यूनानी शासक सेनानी शासन के लिए सेनानियों की नियुक्ति करते थे जो यूनानी भाषा में स्ट्रेटेगोस कहलाते थे। यूनानी शासक सेनानी शासन के लिए सेनानियों की नियुक्ति करते थे जो यूनानी भाषा में स्ट्रेटेगोस कहलाते थे। अब देखिए पांचवी जो हेडिंग है आपकी इसी क्रम में, पांचवी हेडिंग है भारतीय समाज में नए तत्व। यानी भारतीय समाज में और नए तत्व क्या जुड़े, इनके मिडिल यानी मध्य एशियाई लोगों के आने से हमारे भारतीय समाज में नए तत्व क्या जुड़े, वो और हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, ये आपका पांचवा पॉइंट है। देखिए यूनानी शक, पार्थियन और कुषाण, यूनानी शक, पार्थियन और कुषाण ये भारतीय समाज में योद्धाओं के वर्ग में आए। यानी कि ये इस तरह से हमारे भारत में आए कि अपनी पूरी पहचान खो गए और एंड में पूरी तरह से भारतीय बन गए। तो इन्हें भारतीय समाज में योद्धाओं के वर्ग में अर्थात क्षत्रिय वर्ग में समाविष्ट हुए। तो लिख लेना आप कि यूनानी शक, पार्थियन और कुषाण भारतीय समाज में योद्धाओं के वर्ग में अर्थात क्षत्रिय वर्ण में समाविष्ट हुए, अर्थात क्षत्रिय वर्ण में समाविष्ट हुए। पहला पॉइंट है इसमें ये। ठीक है, अब देखिए एक बात और है, आपको पता होगा कि हमारे यहां उस समय ब्राह्मण व्यवस्था और बड़ व्यवस्था व्याप्त थी। तो बड़ व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान ब्राह्मणों का था। तो ब्राह्मण समाज ने इन शासकों को क्षत्रिय नहीं माना, इन शासकों को द्वितीय कोटि का क्षत्रिय माना, सेकेंड टाइप का। प्रथम कोटि में तो भारतीय क्षत्रिय थे और द्वितीय कोटि में जो आयु मिडिल ईस्ट से आयु यानी मध्य एशिया से आए हुए लोग थे ये शामिल हुए। ठीक है, यानी कि मुझे बड़े आश्चर्य होता है कि हमारे देश में नहीं जातियों के अंदर भी उपजातियां बनी हुई हैं। आज का प्रेजेंट सिस्टम भी है, यानी कि मुझे भी आज से पहले पता नहीं था, आज से लगभग 10-12 साल पहले पता चला कि भाई एक जाति के अंदर भी विभिन्न उपजातियां होती हैं। एक यानी एक जाति अगर कोई है उसके अंदर भी भाई शादी विवाह में बड़ी दिक्कत आती हैं। ये मुझे बहुत मतलब सुन के आश्चर्य हुआ था जब मैंने इसे पता चला था कि भाई एक जाति के लोग भी अपने आप को ऊंचा नीचा मानते हैं। पहले मैं सोचता था कि शायद जातियों में डिफरेंस होता है, बाद में पता चला भाई एक जाति सेम नहीं है, एक जाति के अंदर भी लोग ऊंचे नीचे, भाई वो ऊंचा है और हम नीचे गोत्र के हैं। पता नहीं क्या सिस्टम है देश का। तो सेकंड पॉइंट यहां पे नोट करेंगे आप, ब्राह्मण समाज ने
इन्हें द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय का स्थान मिला। ब्राह्मण समाज ने इन्हें द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय का स्थान दिया। ठीक है, ब्राह्मण समाज ने इन्हें द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय का स्थान दिया। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली जो हेडिंग है, यानी छठी हेडिंग है धार्मिक विकास। छठी सब हेडिंग है धार्मिक विकास, यानी किस तरह से हमारे यहां धार्मिक विकास हुआ ये भी हम जानेंगे यहां पर। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट यहां पे नोट करेंगे, कई विदेशी शासक वैष्णव संप्रदाय में आ गए और विष्णु के उपासक बन गए। यानी कई विदेशी शासक जो थे वो वैष्णव संप्रदाय में आ गए और विष्णु के उपासक बन गए। पहला पॉइंट यही है। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे अब आप, यूनानी राजदूत हिलियोडोरस ने मध्य प्रदेश के विदिशा में ईसा पूर्व लगभग दूसरी सदी के मध्य में वासुदेव, ब्रैकेट में वासुदेव के आगे ब्रैकेट में लिख लेना विष्णु, यानी वासुदेव का मतलब होता है भगवान विष्णु को वासुदेव भी बोला जाता है। ठीक है, विष्णु की आराधना के लिए एक स्तंभ खड़ा किया। सेकंड पॉइंट यही है कि यूनानी राजदूत हिलियोडोरस ने मध्य प्रदेश के विदिशा में ईसा पूर्व लगभग दूसरी सदी के मध्य में वासुदेव यानी ब्रैकेट में विष्णु की आराधना के लिए एक स्तंभ खड़ा किया। ठीक है, इसके अलावा मिनांडर, यानी कि मिनांडर कुल का जो राजा था, मिनांडर जो था, मिलिंद, हिंदू यूनानी शासक जो था मिलिंद, तो मिनांडर जो है वो बौद्ध हो गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट नोट करेंगे यहां पे, थर्ड पॉइंट, प्रख्यात यूनानी राजा मिनांडर बौद्ध हो गया। प्रख्यात यूनानी राजा मिनांडर बौद्ध हो गया। चौथा पॉइंट नोट करेंगे, देखिए कुषाण शासक जो थे वो शिव और बुद्ध दोनों के उपासक थे। ठीक है, चौथा पॉइंट है कुषाण शासक बुद्ध, शिव और बुद्ध दोनों के उपासक थे और तदनुसार कुषाण मुद्राओं पे हम इन दोनों देवताओं के चित्र पाते हैं। ये पूरा पॉइंट लिख लेना आप, कुषाण शासक शिव और बुद्ध दोनों के उपासक थे और तदनुसार हम कुषाण मुद्राओं पर दोनों देवताओं के चित्र पाते हैं। शिव के उपासक भी थे और बुद्ध के उपासक भी थे कुषाण राजा। अब देखिए अगली जो हेडिंग है, ये 7वीं हेडिंग है आपकी, ये है बौद्ध महायान संप्रदाय का उद्भव। ठीक है, प्रभाव में ही आप पढ़ रहे हैं अभी आप, मध्य एशिया संपर्कों के प्रभाव में 7वीं सब हेडिंग है, ये है बौद्ध महायान संप्रदाय का उद्भव कैसे हुआ। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, जो बौद्ध धर्म था, जैसे आप जैन धर्म आप देखते हैं, जैन धर्म में क्या था, अहिंसा, अहिंसा नहीं करनी है, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। यानी एक तरह से अगर आप कहें तो जो प्योर बौद्ध होगा वो पूरी तरह से शाकाहारी होगा, यानी मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करता होगा। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ, विदेशी शासक हमारे यहाँ आए, तो बौद्ध लोगों ने क्या किया भाई, उस समय चढ़ावा भी अच्छा खासा मिलने लगा, खूब धन दौलत मिलती थी राजाओं से, तो उस वजह से ये बौद्ध मठ वगैरह थे बहुत ज्यादा अमीर हो गए। वहां पर जो रहने वाले मठाधीश टाइप लोग थे वो भी भ्रष्ट होने लगे। इन्होंने फिर बौद्ध धर्म में क्या किया कि बौद्ध धर्म में जो मांस खाने वाले लोग थे, जो कि बाहर से आए हुए लोग थे, कुछ भारत के भी लोग भी थे, इन्हें भी शामिल करना स्टार्ट कर दिया। अब ये लोग क्या हो गए, जो बौद्ध धर्म के लोग थे, इन लोगों की तरह ही अच्छे खासे कपड़े पहनने लगे, अच्छे खासे मतलब जो है कपड़े पहनने लगे, मांस खाने लगे, सोना चांदी छूने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि एक अनुशासन जो था वो खत्म हो गया। अनुशासन खत्म होने से ही जो भिक्षु संघ था वो पहले की तरह, यानी जैसे गृहस्थ जीवन में था वैसे ही लौट आया। तो और ये जो बौद्ध धर्म का ये नया रूप था, ये महायान के नाम से फिर विख्यात हो गया बाद में। यानी महायान एक तरह से भ्रष्ट बौद्ध धर्म बोल सकते हैं आप, यानी अपनी भाषा में शॉर्ट रूप में अगर जाने तो महायान का मतलब हो गया कि बौद्ध धर्म का भ्रष्ट रूप महायान कहलाया। ठीक है, तो अब आप इसमें लिखेंगे, ठीक है, इसमें अब आप बताता जाऊंगा, मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे यहां पर। ठीक है, बौद्धों ने उन विदेशियों का भी स्वागत किया जो मांस खाते थे। आगे इसी में लिखेंगे, अब वे सोना चांदी छूने लगे, मांस खाने लगे और उत्तम कपड़े पहनने लगे। अनुशासन इतना शिथिल हो गया कि कुछ भिक्षु संघ को छोड़कर गृहस्थ जीवन में लौट आए। बौद्ध धर्म का यह नया रूप महायान कहलाने लगा। बौद्ध धर्म का
यह नया रूप, ये लाइन पूरी है, यह नया रूप महायान कहलाने लगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं आपका पूरा महायान। पहला पॉइंट कि बौद्धों ने उन विदेशियों का भी स्वागत किया जो मांस खाते थे। अब वे सोना चांदी छूने लगे, मांस खाने लगे और उत्तम कपड़े पहनने लगे। अब अनुशासन इतना शिथिल हो गया कि भिक्षु संघ को छोड़कर गृहस्थ जीवन में लौट आए। बौद्ध धर्म का यह नया रूप महायान कहलाने लगा। ठीक है, अब आपने